दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक समाज इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं इस समय देश में कुछ सीटें इतनी चर्चित हो गई हैं कि कौन वहां लड़ेगा और उसके बाद क्या राजनीतिक जो परिदृश्य होगा किस तरह से बदलेगा। और इस कड़ी में अमेठी और रायबरेली 2 सीट ऐसी हैं लोकसभा की जो लगातार चर्चाओं में रही हैं। और पिछले अनेक वर्षों से आप सभी जानते हैं इन दोनों सीटों पर गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य यहाँ पे जीतता रहा है। हालांकि 2019 इसमें एक अपवाद रहा है जब राहुल गांधी जो लोकसभा 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें विजय श्री प्राप्ति कर सको, स्मृति ईरानी ने वहां पे विजय प्राप्त की। लेकिन उसके बाद भी तमाम तरह की अमेठी की जो राजनीति है वह राहुल गांधी को लेकर हमेशा चर्चा में रही है। और इस बार जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल इस समय अपनी गति पकड़ रहे हैं और लगातार वहां पर चर्चा ये है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और क्या रायबरेली का प्रतिनिधित्व इस बार प्रियंका गांधी करेंगे। यह तमाम तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में लगातार बनी हुई है। और हो सकता है कल इसका पटाक्षेप पे हो जाए क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है अमेठी और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में। ऐसे में ये चर्चा जोर पकड़ गई है कि अमेठी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसमें कई कई लोग का ये अनुमान है कि हो सकता है रायबरेली और अमेठी की सीट की अदला बदली है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलग अलग सीटों से वह चुनाव लड़े। लेकिन क्या इसमें लेकर क्या राजनीतिक निहितार्थ हैं, क्या राजनीतिक इसके मायने हैं? राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं और रायबरेली से प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती हैं, इसके क्या राजनीतिक संदेश उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए होगा? यह विपक्ष की राजनीति के दृष्टिकोण से कितना यह महत्वपूर्ण विषय है? और राहुल गांधी प्रियंका गांधी का चुनाव में उतरना उत्तर प्रदेश से अमेठी रायबरेली से, वैसे तो ये कांग्रेस के दृष्टिकोण से तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ ही विपक्ष की राजनीति के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीजेपी जिस तरह से लगातार यह प्रचारित कर कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये लगभग फाइनल हो गया है। और जो संकेत वहां से मिल रहे हैं उसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जिस तरह का जोश और उत्साह देखा जा रहा है वह इस बात को पुष्ट कर रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने का पूरी मन बना चुके हैं और कांग्रेस किसी भी समय इस चीज की विधिवत घोषणा कर सकती है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका परिचय उन लोगों से करा देता हूँ। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जी लखनऊ से जुड़े हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का नमस्कार। पत्रकारिता का अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और रायबरेली से बहुत सीनियर जर्नलिस्ट सिद्धार्थ त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो रायबरेली अमेठी का जो हाल है, क्या वहाँ पे लोग सोच रहे हैं, कांग्रेस के जो ऑफिस है किस तरह का वहाँ पे माहौल है, उनसे हम पूछेंगे। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और चर्चा की शुरुआत सबसे मैं सिद्धार्थ जी से ही करता हूँ। सिद्धार्थ जी, आप क्योंकि बिल्कुल रायबरेली में बैठे हैं, कहते हैं ना बिल्कुल ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे सारा डेवलपमेंट राजनीति का इस समय हो रहा है। आप क्या देख पा रहे हैं वहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर किस तरह का जोश है, उत्साह है? और लगातार वहाँ के जो कांग्रेस की लीडरशिप आप उनसे टच में भी होंगे, तो किस तरह का फीडबैक सामने आ रहा हो, किस तरह के संदेश दिल्ली से जो केंद्रीय हाईकमान है कांग्रेस पार्टी का, किस तरह संदेश वहाँ पर लोकल लीडरशिप के पास पहुंचे हैं? इस बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए बताइए। जी प्रशांत जी, करीब पखवाड़े भर से बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि रायबरेली और अमेठी से क्या गांधी फैमिली के मेंबर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी की अमेठी सीट से और प्रियंका गांधी की रायबरेली सीट से लड़ने की चर्चाएं पूरे देश में थी। जबरदस्त मीडिया की हाइप बनी हुई थी और चर्चाओं का दौर, अटकलों का दौर जारी था कि रायबरेली से गांधी फैमिली के ये दोनों सदस्य, रायबरेली और अमेठी से गांधी फैमिली के दोनों सदस्य चुनाव लड़ेंगे। तो इसकी थोड़ी थोड़ी पुष्टि अब होने लगी है क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है। इसलिए आज जो सूचना है, आज तक की जो सूचना है वो मैं आपको देता हूँ हमारे सूत्रों से, कांग्रेस कार्यालय से और दिल्ली से जो इनपुट हमको मिल रहे हैं कांग्रेस के हवाले से। उनके अनुसार कल गांधी फैमिली का जो चुनाव का नामांकन देखते हैं, केसी कौशिक उनके एडवोकेट हैं, वो कल आ गए हैं। कल वो रायबरेली आ गए हैं। ऐसी सूचना है कि प्रियंका गांधी भी देर रात तक रायबरेली पहुंच जाएंगी। अभी सोशल मीडिया पे उनके सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ फ्लैश हो रही थी कि उनके कल के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। प्रियंका गांधी के सारे दौरे और कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और देर रात तक जो है प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंच जाएंगी। सुबह एक केंद्रीय कार्यालय होता है रायबरेली में, जहां पे गांधी फैमिली अपने हर चुनाव से पहले पूजा पाठ करके अपने चुनावी आगाज का श्री गणेश करती है। तो तमाम सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस से नजदीकी रखने वाले लोग हैं, गांधी फैमिली के जो नजदीक रहने वाले लोग हैं, उनको भी फोन कर करके ये बताया गया है कि सुबह 9:30 बजे आप लोग केंद्रीय कार्यालय आए। तो इसका मायने यह है कि अब लगभग ये केवल औपचारिकता ही शेष है कि नाम की घोषणा हो जाए प्रियंका गांधी की कि रायबरेली से अधिकृत प्रत्याशी प्रियंका गांधी है। इधर करीब 5 बजे
भाजपा ने दिनेश प्रताप सिंह को, जो एमएलसी भी है और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार में दिनेश प्रताप सिंह है, उनको भाजपा ने इस बार भी उम्मीदवार बनाया है लोकसभा चुनाव के लिए रायबरेली से। पिछली बार भी वो उम्मीदवार थे, सोनिया गांधी के खिलाफ उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसमें वो हार गए थे। इस बार फिर वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। दूसरी बात, अगर अमेठी की हम करें तो ये अमेठी में भी ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा था। करीब पखवाड़े भर से वहां चर्चा थी कि 26 अप्रैल को वायनाड की वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद राहुल गांधी आ जाएंगे और जो है फिर वहां से चुनाव का आगाज होगा, राहुल गांधी की चुनावी राजनीति फिर से शुरू होगी। लेकिन 26 अप्रैल के बाद आज की तारीख तक जो है राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अभी दोपहर के बाद ऐसी सूचना मिली है कि ऑनलाइन उन्होंने नामांकन पत्र खरीद लिया है। उनका चुनाव प्रबंधन देखने वाले कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि अमेठी में भी बस केवल औपचारिकता ही शेष है। कल रायबरेली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और उनके साथ अखिलेश यादव का भी आना लगभग तय माना जा रहा है। दोनों जगह रायबरेली और अमेठी में रुक जाएंगे और नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, ऐसी प्रबल संभावना है। जी 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 जी। अच्छा, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ी है कि अखिलेश यादव भी साथ में आ सकते हैं। तो मैं मुकुल जी को बताता हूँ इसी बात को लेकर कि अखिलेश यादव भी अगर नामांकन में साथ आते हैं, इसके क्या राजनीतिक संदेश है। और जिस तरह से सिद्धार्थ जी ने पूरे विस्तार से बताया है कि जो इनपुट आ रहे हैं वहां पर, और प्रियंका जी रात को रायबरेली आ सकती हैं और राहुल जी ने भी नामांकन पत्र ले लिया है, तो आप किस तरह से पूरे विषय को देखते हैं और किस तरह से विश्लेषण करते हैं उसका, मुकुल जी। देखिए, मरी हुई कांग्रेस में जान फूंकने के लिए किसी नेता को तो आगे आना पड़ेगा। और अगर ये लोग गांधी परिवार अगर यहाँ से हट जाता तो एक बहुत बड़ा जो गैप है वो कभी ना बढ़ता। आने वाले कई सालों तक कांग्रेस फिर यूपी में अपने पैर ना जमा पाती और वोट और जितने इनके कार्यकर्ता हैं उनका भी मनोबल टूट जाता। राहुल गांधी भी, जो हम लोग को सूचना है, सोनिया गांधी और खड़गे जी के दबाव में आके यहाँ पे लड़ रहे हैं। उन्होंने और उन्हीं दोनों ने मनाया भी है बेसिकली, क्योंकि ऊहापोह की स्थिति थी कि लड़ू ना लड़ू और आगे भविष्य को लेके भी कि कैसे बीजेपी प्रतिक्रिया करेगी, मान लीजिए निगेटिव कोई रिजल्ट आता है। तो कुल मिला के ये है कि अब इनका उतरना, जाहिर बात है कि जो वोटर जिन्होंने 2019 में जो बाकी चैनलों पे और जो पत्रकार वहां जा रहे हैं और जाके जो हम लोग को रिपोर्टिंग हो रही है उसमें पता चल रहा है कि जनता से आवाज आने लगी है कि हमने बड़ी गलती कर दी थी। जैसे आदमी होता है ना बदलाव के लिए कि इतने साल हुआ, चलो अब की बार बदलाव करते हैं। दूसरा, एक पुलवामा का बहुत बड़ा एक वो था कि आदमी के, लोगों के, जनता के दिल में एक ये था कि नहीं, हाँ, एक बहुत बड़ा था कि नहीं सर, हमारे देश के साथ ऐसा हुआ तो देशभक्ति की भावना हर दिल में थी कि बस मोदी ही इसका निपटान करेंगे। और इसका ये भी मैसेज गया कि अभी तो ये अटैक किया है, हो सकता है आजाद कश्मीर को, अभी शुरू हो गया था उस टाइम में कि अब सरकार बनेगी तो आजाद कश्मीर को भी भारत में मिलाया जाएगा, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है जिसे आजाद कश्मीर कहते हैं वहां पे। तो उसका भी एक बहुत नैरेटिव वो फैला दिया गया था बीजेपी के सोशल मीडिया और जो इनके फॉलोअर्स है कि अब मोदी जी को लाना है और वो पूरा हमारा अपना हो जाएगा। खैर, ये सब बातें तो हो गई। आज की स्थिति में राहुल गांधी का लड़ना वास्तव में स्मृति ईरानी को आज रात में सोने नहीं देगा। अगर देर रात तक वो हो जाता है, अब तो कल लगभग फाइनल ही है, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हो, जैसे अभी बताया और सब तो मीडिया में आ चुका है कि ये लोग आ रहे हैं कल नामांकन करेंगे। उससे जो कल देखने बड़ा मजेदार होगा, जो भीड़ जुटती है और जो एक अगल बगल के जो इनकी शायद 5 विधानसभा है अमेठी में, क्यों सिद्धार्थ जी 5 विधानसभा है ना? हाँ, तो 5 विधानसभा में 2 समाजवादी पार्टी के पास थी और 3 बीजेपी के पास है, जिसमें से शायद एक राकेश प्रताप सिंह शायद बीजेपी में चले गए कि अभी सपा में ही है, मुझे इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। वो बीजेपी में चले, लेकिन नेता के, हाँ, तो सही जानकारी मेरे पास। तो वो चीजें ऐसी हैं कि जो आपका वोटर है वो दिल से समाजवादी पार्टी का रहता है। नेता चले जाएंगे, 15, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000, 5000 आदमी उनके साथ चले जाएंगे, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का खांटी वोटर है वो वहीं पे रहेगा।
ये चीज कांग्रेस को एक मदद करेगी और इस मदद का असर हम लोग को रिजल्ट में दिखेगा। और जो मैं आज जब ये राहुल गांधी का हुआ तो मैं कुछ स्टडी कर रहा था 2019 में, आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये तो वहीं पे है अमेठी बगल में, 24 लोगों ने इलेक्शन लड़ा था 2019 में, और उसमें राहुल गांधी और इनको छोड़ दीजिए स्मृति ईरानी को, बाकी जो 22 कंटेस्टेंट थे उनको टोटल करीब 55,000 के आसपास वोट मिला था। तो 24 लोगों का चुनाव लड़ना है, यही मार्जिन था जी। तो इसको सब ये सब नेट ये सब, हाँ अगर आप इसको पता करेंगे तो ये सब उपलब्ध है सारा डाटा। तो कुल मिला के होता ये कि अगर किसी नेता को डाउन करना है तो डमी कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं, 2-2, 2,500, 1,000, 3,000 वोट मिले हैं, 1,500, 2,000, सब उसमें ज्यादातर निर्दलीय है। सीपीआई भी है, कुछ ऐसी पार्टियां भी है जो छोटी छोटी पार्टी जिनका 1,000-1,200 वोट था, लेकिन 24 लोगों का लड़ना ये भी कहीं दर्शाता है कि इसमें कुछ 2019 में कुछ तो खेला हुआ था कि डमी कैंडिडेट खड़ी करने की कोशिश की गई थी और वही मार्जिन करीब राहुल गांधी का हारने का था। फिर एक ये भी था पुलवामा वाला जो मैंने बताया। अब ये सब चीजें कुछ नहीं है, अब जनता 10 साल देख चुकी है, 10 साल में काफी वादे ऐसे हुए कि उससे ऊब चुकी है। प्लस स्मृति ईरानी के बारे में जो वहां के हम लोग की सूचना है कि इनका एक काकस बना हुआ है, 5-6 लोग इनके साथ जब ये आती है अमेठी में तो 5-6 लोग इनको घेर लेते हैं, और वही जो चाहते हैं, जो लोकल है, और वही जो चाहते हैं उन्हीं वो अपने पसंद के लोगों को अंदर बुलाते हैं, जनता को, और मिलवाते हैं। आप पिछले 1 से 1.5 महीने के बीच में इसमें परिवर्तन आया है, वो सबसे मिल रही है। याद होगा कुछ प्रकरण, जैसे एक पत्रकार के साथ मिसबिहेव हुआ था, उसकी नौकरी दैनिक भास्कर की चली गई थी। तो इस टाइप की घटनाओं से आदमी का जो एक आम आदमी जो होता है वो बड़ा खफा हो जाता है कि कितना बड़ा इनके अंदर जीता वोट हमारी वजह से ये आज सांसद है। और अगर इनसे कोई सवाल पूछता है तो सवाल इतना आपको खराब लगता है कि आप उसकी नौकरी खा जाइए। वो क्या था, कि स्ट्रिंगर ही तो था वो। स्ट्रिंगर अगर बाइट ले रहा है तो आप उसको कहां स्ट्रिंगर कहां मालिक, आप सीधे मालिक से कोरिलेट करके कह रही है मैं तुम्हारे मालिक से बात करूंगी। तो अगर यही होने लगा तो लोकतंत्र खत्म है। जो भी संपादक भी अगर कोई सवाल पूछेगा, कोई बीट का जो ब्यूरो देख रहा है वो भी सवाल पूछेगा, तो मंत्री तो कह देगा मैं तुम्हारे मालिक से बात कर लूंगा। तो ये जो एक चला, खैर अब तो आज की डेट में जो हम लोग कहते हैं गोदी मीडिया, तो वहां पे तो ये सब सवाल ही नहीं उठता। पत्रकार खुद जानता है कि हम जिस संस्थान में काम कर रहे हैं हमारी बाउंड्री लाइन क्या है। तो अब देखना यह है कि वोटिंग परसेंटेज क्या होता है, और अगर वोटिंग परसेंटेज गिरता है या बढ़ता है तो उसमें कौन सा वोटर निकल रहा है। और इन 2 विधानसभा जो समाजवादी पार्टी के पास थी, और जो राहुल गांधी का, जो कांग्रेस का अपना वोटर है जो लगातार इनको 2004 से जिताता आ रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा अब की बार। और उससे राहुल गांधी और कांग्रेस, राहुल गांधी का चेहरा, फिर अगर जीतते हैं तो ये एक नई, हमें लगता है कि अगर जीतते हैं तो वायनाड छोड़ देंगे, फिर हो सकता है वायनाड में प्रियंका गांधी को भेज दें, क्योंकि वो विन विन सीट है और प्रियंका गांधी पे भी दबाव रायबरेली का है, लेकिन वो लड़ना नहीं चाहती। वो जो हम लोग को खबर है कि वो उनका कहना यह है कि मुझे सिर्फ प्रचार करने दीजिए। लेकिन अब वहां पे चूंकि खड़गे और सोनिया गांधी क्या टैक्टिक अपनाते हैं, और अगर ये उतरती है दोनों भाई बहन, तो जाहिर बात है कि इन लोगों को वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो फ्री नहीं हो पाएंगे, जैसे मोदी जी पूरे देश भर में टहल टहल के अपनी सीट छोड़ के कर रहे हैं। इन लोगों को वहां पे अब की बार मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फाइट बहुत टफ है। इतना आसान नहीं है कि आप लोग नहीं भी जाते थे और चुनाव जीत जाते थे, 2 बार 3 बार गए। अब वो गया जमाना। अब आपको वहां पे ग्राउंड पे रहना पड़ेगा, आपको इस गर्मी में आपको टहलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। और इससे अगर ये दोनों आते हैं भाई बहन, तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ी, एक जान, जैसे मरे शरीर में जान डाली जाती है, एक जीवित किया जाता है, वो कांग्रेस का एक शुरुआत होगी। और इसी बात पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं जी। जी जी जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने कही कि अगर कांग्रेस पार्टी के दो शीर्ष नेता हैं, दोनों का चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के अंदर एक
संजीवनी कार्य तो वह करेगा ही और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता के अंदर भी एक नया उत्साह भी मिलेगा। मैं सिद्धार्थ जी बताऊं, सिद्धार्थ जी जैसे कि मुकुल जी ने भी कहा, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, और अगर 2019 की बात करें और आज की बात करें, दोनों की तुलना करें, तो ऐसे में राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है उसमें भी बड़ा एक परिवर्तन सभी लोगों ने देखा है। किस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा या भारत जोड़ो पार्ट 1 जो यात्रा थी उनकी, दोनों यात्राओं के पश्चात राहुल गांधी की जो पर्सनैलिटी में तमाम तरह का परिवर्तन लोग महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी 2019 या उससे पहले की जो उनकी राजनीति थी उससे ज्यादा मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पर वह सामने आ गए हैं। जो मुद्दे देश के सामने रख रहे हैं उस पर लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से मैनिफेस्टो कांग्रेस के सामने आया है, मतलब तमाम तरह की बातें कांग्रेस के पक्ष में कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है इस समय वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के अंदर। ऐसे में अमेठी रायबरेली का जो राजनीतिक माहौल है उसको किस तरह से पढ़ पा रहे हैं आप, और साथ ही स्मृति ईरानी का जो व्यवहार है उसमें कहीं ना कहीं एक दम्भ की उसमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है, अहंकार सा कुछ दिखाई देता है। और सोनिया गांधी को लेकर या गांधी परिवार को लेकर जिस तरह की टीका टिप्पणी नहीं है, क्या उसका भी लोगों में कुछ असर है, क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, निश्चित तौर पर पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की एक नई राजनीतिक छवि गढ़ी गई है या उसमें परिवर्तन आया है। लोग अब उनकी बातों को गंभीरता से सुनने लगे हैं। विपक्ष भी खासकर उनके हमलों से जो है अब घायल होता नजर आ रहा है। और राहुल गांधी का जहां तक सवाल है कि और प्रियंका गांधी का सवाल है चुनाव लड़ने का अमेठी और रायबरेली से, मुझे लगता है कि कांग्रेस भी शायद फीडबैक जरूर लिया होगा। उनकी अपनी सर्वे एजेंसियां हैं और उनके अपने लोग हैं, उनकी टीम है। उन्होंने निश्चित तौर पर अमेठी और रायबरेली का सर्वे लिया होगा कि यहाँ से कौन सीट जीत सकता है कांग्रेस से और कौन यहाँ से सीट नहीं जीत सकता। सत्ता का रास्ता हम सभी जानते हैं कि उत्तर भारत से और खासकर उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली की सत्ता का रास्ता जाता है। अगर उत्तर भारत में किसी पार्टी को वोट नहीं मिल रहा है, जन समर्थन नहीं मिल रहा है, तो उसको बहुत बड़ी समस्या होगी केंद्र की सत्ता में वापसी करने में। उत्तर प्रदेश जैसा कि हम सभी जानते हैं 80 सीटों वाला 80 लोकसभा सीटें आती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पिछले 35 वर्षों से सत्ता में वापसी का सपना कांग्रेस का सपना ही रह गया है और पिछले 35 वर्षों में से वो सत्ता से बाहर है उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश में उसको अपनी उम्मीदें जिंदा रखनी है तो कम से कम रायबरेली और अमेठी जो उसके पारंपरिक सीटें मानी जाती हैं और एक गढ़ के रूप में पूरी दुनिया में जानी जाती है कि जो है रायबरेली और अमेठी गांधी फैमिली का गढ़ है। तो ऐसे में इन 2 सीटों पर कम से कम अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए और इन 2 सीटों को जीत कर हासिल करके उत्तर प्रदेश में अपनी सियासत जिंदा रखने के लिए कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की मजबूरी भी है अमेठी और रायबरेली को मत छोड़ना। अब इसमें बहुत चंद घंटे शेष रह गए हैं कि दरअसल लड़ेगा कौन अमेठी और रायबरेली से। कुछ ही घंटों में स्पष्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन आपने जो मुझसे सवाल किया कि रायबरेली और अमेठी में स्थिति क्या है चुनाव की, अगर वहाँ कौन लड़ता है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि रायबरेली की जहाँ तक बात है, अगर प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में आती हैं तो उनके लिए स्थितियां काफ़ी माकूल हैं और उनके फेवर में पूरी तरह से जो है यहाँ स्थितियां हैं। गांधी परिवार का जो एक रिलेशन रहा है रायबरेली की जनता से कई पीढ़ियों का, और वो प्रियंका गांधी के साथ भी निश्चित तौर पर जुड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनके लिए माहौल अच्छा है, एक नया चेहरा होंगी वो। सोनिया गांधी के ऊपर जो ब्लेम लगे थे वो भी ब्लेम उस प्रियंका के आने से हट जाएंगे। लेकिन यहाँ की जनता का जो मूड हमें पढ़ने को मिल रहा है, जो इनपुट्स हमारे मिल रहे हैं जनता के बीच में हम जब जाते हैं तो उनकी जो राय है वो उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनता का ये कहना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों तक का भी ये कहना है कि अगर रायबरेली से कांग्रेस की सीट कोई निकाल सकता है तो गांधी फैमिली का ही कोई सदस्य यहाँ से चुनाव लड़कर सीट को जीत सकता है। अन्यथा यहाँ की सीट कांग्रेस लॉस कर जाएगी, चाहे वो प्रत्याशी बाहर का आयात किया गया हो, चाहे वो रायबरेली की ही कोई स्थानीय प्रत्याशी को यहाँ से अगर चुनाव लड़ाया गया तो वो अपनी केवल जमानत बचाने के लिए लड़ेगा। यहाँ से जीत का जो है सपना हो केवल सपना ही रह जाएगा। ये स्पष्ट यहाँ की रायबरेली की जो जनमानस में चर्चाएं चल रही हैं और रायबरेली का जो माहौल है वो जो है उससे छन कर यही बातें सामने आ रही हैं। दूसरी ओर प्रियंका गांधी को एक फायदा और मिलेगा कि सत्ता में केंद्र की सत्ता में और राज्य की सत्ता में बीजेपी ही
सत्ता पर काबिज है, उसके जो नेता हैं, अगर वो चुनाव मैदान में आते हैं, उसके जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में आते हैं, जैसा कि अब तो आ गए हैं, देवेश प्रताप सिंह को चुनाव में मौका मिल चुका है, टिकट मिल चुका है। अगर वो आते हैं तो जनता उनसे सवाल ज़रूर पूछेगी कि पिछले जो कई दशकों में जो यहाँ पर कार्य हुए हैं, उनकी तुलना में पिछले 10 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने और आप लोगों ने कौन से तोहफे रायबरेली और अमेठी को देने का कार्य किया है, उन तोहफों को भी गिनवाने के लिए यहाँ की जनता ज़रूर बोलेगी। कई तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे जनता मुखर होके अब सवाल पूछ रही है, क्योंकि तो पिछले 10 वर्षों से जो बीजेपी का आईटी सेल और प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स जिस तरह से हुई है, कई अहम वादों को उन्होंने जुमला करार देते हुए बाद में उससे मुकरने का काम किया, उससे जनता में खासा रोष भी है। अब ये अलग की बात है कि कांग्रेस का जो सांगठनिक ढांचा है वो बेहद कमजोर है उत्तर प्रदेश में। कई जिलों में तो उसके कांग्रेस की कमेटियां तक भी नहीं बन पाई हैं। अ, ऐसे में कार्यकर्ताओं का और संगठन का सूखा एक तरीके से झेल रही है कांग्रेस। उसके पास जो है कार्यकर्ताओं का भी अभाव है। कुल मिलाकर बात ये आप समझ लीजिए प्रशांत जी कि रायबरेली में गांधी परिवार चुनाव लड़ता है, ना कि कांग्रेस लड़ती है। और अगर गांधी परिवार से यहाँ कोई आता है तो उसके लिए सीट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और उसे मुझे नहीं लगता किसी बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा में जो तमाम छत्रप हैं वो एक दूसरे का विरोध करने, टांग खींचने और नीचा दिखाने का मौका भी तलाश रहे हैं। वो अपने किसी साथी को ऊंचाई तक ले जाने, ऊंचाई तक जाने में जो है मदद करेंगे, इसमें मुझे बहुत बड़ी आशंका है। और गुटबाजी जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है रायबरेली में भाजपा के लिए। अमेठी में स्मृति ईरानी की जहाँ तक बात है, तो स्मृति ईरानी जो है नरेंद्र मोदी जी की बहुत खासम खास और करीबी मानी जाती है और इस वजह से उनको अमेठी भेजा गया था, खासकर राहुल गांधी को उलझाए रखने के लिए। और रायबरेली की एक सलोन विधानसभा जो है वो अमेठी लोकसभा सीट में आती है, तो रायबरेली में भी अनुश्रवण समितियों की बैठक में स्मृति ईरानी आती रहती है और गांधी परिवार पर लगातार उनके कटाक्ष, उनके बयान और उनके तीर जो है बयानों के तीर लगातार न्यूज़पेपरों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में आते रहते हैं। तमाम सारी चीज़ों के बाद अब जब अमेठी से स्मृति ईरानी और अगर राहुल गांधी कल पर्चा भरते हैं, नामांकन करते हैं, तो वहाँ की जनता ये ज़रूर पूछेगी कि पिछले कई दशकों में कांग्रेस ने जो विकास कार्य किए, उसके जवाब में 5 वर्ष का एक कार्यकाल पूरा होने के बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी में कौन से कार्य किए हैं, कौन से विकास कार्य करवाए हैं सत्ता में, केंद्र की सत्ता में और राज्य की सत्ता में स्मृति ईरानी की सरकार है। तो उन सौगातों को, उन विकास के कार्यों को जनता उनसे ज़रूर पूछेगी कि कौन-कौन से कार्य ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से हम आपको फिर से वोट दें, फिर से सांसद बनाएँ। मुझे लगता है कि इन सवालों का जवाब देना स्मृति ईरानी के लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि ऐसा कुछ खास कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कोई ऐसी विकास का कार्य अमेठी में हुआ हो, मुझे मेरे अपनी अल्पज्ञता के कारण मुझे इसका ज्ञान नहीं है। और रायबरेली में भी अ, एक चुनाव के ठीक पहले 2019 के चुनाव के ठीक पहले एक जनसभा हुई थी रेल कोच फैक्ट्री अ, रायबरेली में नरेंद्र मोदी जी की, जिसमें उन्होंने एक बाईपास का शिलान्यास किया था और वो बाईपास शिलान्यास के महज 4 महीनों बाद ही खराब हो गया था और वो लगातार जनता की तमाम बार मांगों के बावजूद, तमाम सामाजिक संगठनों के जनप्रतिनिधियों के की मांगों के बावजूद वो बाईपास अभी तक नहीं चालू हुआ है। ऐसे में मोदी जी अगर पूरे देश में अपने नाम की गारंटियों की बात करते हैं, तो रायबरेली की जनता उनके प्रत्याशी से यह ज़रूर पूछेगी कि रायबरेली में जिस बाईपास पुल का आरओबी पुल का शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी ने किया था, केंद्र की सत्ता और राज्य की सत्ता में होने के बावजूद भी पिछले 4.5 वर्षों में पुल क्यों नहीं बन पाया? इसके पीछे क्या कारण है? और उस पुल की वजह से अ, बहुत सारा टोल में रुपया अवैध वसूली टोल की जो है हो चुकी है जनता से, उसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में स्मार्ट गांव, रायबरेली के एक गांव स्मार्ट गांव तौधकपुर का नाम लिया था। उस गांव की हालत बहुत खराब है। कई बार उस गांव को के संपर्क मार्गों की समस्याएं रायबरेली की मीडिया में
भाजपा के जनप्रतिनिधियों के सामने रखी है। नरेंद्र मोदी जी को भी विभिन्न माध्यमों से सूचित किया है, लेकिन उन संपर्क मार्गों का भी निर्माण जो है यहाँ के स्थानीय नेता जनप्रतिनिधि अब तक नहीं करा पाए हैं। और एम्स जो की सौगात सोनिया गांधी ने यूपीए गवर्नमेंट के आखिरी कार्यकाल के दिनों में दी थी, एम्स के तमाम डॉक्टरों को, सुविधाओं को, वहाँ के एसेसरीज को, वहाँ के बेड को गोरखपुर एम्स ले जाने का काम सरकार के जिम्मेदार लोगों ने किया है और भाजपा के जनप्रतिनिधि उस पर आंख मूंदे रहे, जिस पर भी जनता सवाल पूछने के मूड में है कि ये ऐसा जब हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे, आपकी सरकार क्या कर रही थी। मुझे लगता है कि चुनौती दोनों तरफ है। रायबरेली में अगर गांधी फैमिली का कोई सदस्य आता है तो चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद होगा, और अगर गांधी फैमिली से कोई चुनाव नहीं लड़ता है तो मुझे ये लगता है कि जो भी प्रत्याशी आएगा वो अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ेगा, इसमें कोई जी 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 जी। स्पष्ट शब्दों में सिद्धार्थ जी ने रायबरेली और अमेठी की जो राजनीतिक स्थिति है उसको बताया है कि किस तरह से गांधी परिवार के प्रति रायबरेली और अमेठी का जो लोगों का अटैचमेंट है वो आज भी है, और उनके अलावा वहां पर कोई दूसरी प्रत्याशी मतलब इस सीट को कांग्रेस के लिए नहीं निकाल सकता है। ऐसे में अगर जैसे विकास की बात की, विकास के जो उन्होंने कहा कि रायबरेली या अमेठी में जिस तरह से विकास के कार्य जो कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं वह इन 10 वर्षों के अंदर उतने वैसे दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में एक राहुल स्मृति ईरानी का वीडियो भी वायरल होता है कि 13 रुपए किलो चीनी का उन्होंने वादा किया था। लगातार वहां की जो जनता है वह लगातार विभिन्न मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उन बातों को कहती भी है, और इस पे बिना विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम इसको देखते भी हैं, लगातार लोग उसको लेकर उनकी आलोचना भी करते हैं कि उन्होंने ऐसे वादे किए जो कोई पूरे नहीं हुए, और ना है इन पर कोई उनकी जवाबदेही अपनी वो मानती है। साथ ही एक संजय गांधी हॉस्पिटल के बारे में भी कहा जाता है कि उसको जिस तरह से बंद कराया गया उसमें बड़ी आलोचना हुई स्मृति ईरानी की। तो ये जो तमाम तरह के मुद्दे हैं इस पर वहां की जनता का किस तरह से रिएक्शन है, किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की चर्चा इन चीजों को लेकर। और साथ ही एक मैं बात और जोड़ता हूँ, मैंने एक वीडियो देखा है कि इसमें इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज है वहां पे कोई, वहां की छात्राएं थी, बस में बैठी हुई थी इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं। उनसे जब पत्रकार ने पूछा कि आप किसे वोट देंगे, किसका समर्थन करेंगे, तो सभी बच्चों ने, वहां पे जो छात्राएं थी उस बस के अंदर जितनी भी थी, सभी ने एक स्वर में राहुल गांधी का नाम लिया, कांग्रेस का नाम लेके राहुल गांधी को वोट देंगे या कांग्रेस को वोट देंगे। तो जो युवा पीढ़ी है वहां की अमेठी की, किस तरह से वह मतलब आपका क्या नजरिया, किस तरह की आप वहां की सोच देख पा रहे हैं बच्चों की, नए युवा पीढ़ी की, सिद्धार्थ जी? देखिए प्रशांत जी, सवाल ये नहीं है कि स्मृति ईरानी या राहुल गांधी के टक्कर का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जनता के लिए किसने क्या किया है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में एक तरफा अनर्गल प्रलाप प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स से लोग उब गए हैं। तमाम सारे वादों को जुमला कहकर जिन नेताओं ने जनता को बरगलाने का काम किया है उससे जनता वाकिफ है। और स्मृति ईरानी की जहां तक बात है, तो अगर वो 13 रुपए किलो चीनी का वादा कर रहे हैं, जैसा कि आप बताएं वो वीडियो वायरल हुआ था, तो उनके शीर्ष नेता बहुत सारे वादे रोज करते रहते हैं, वो खुद भूल जाते हैं कौन सा वादा कब किया, वो बाद में उसे जुमला करार दे देते हैं। तो स्मृति ईरानी अगर कोई बात कह रही हैं और उसको भूल जाती हैं या नहीं कर पाती हैं या उसको वो भी जुमला करार दे देती हैं, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जनता इसकी आदी हो चुकी है। और स्मृति ईरानी को अभी एक परिपक्व राजनेता, गंभीर राजनेता के रूप में उभरने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि उनके पास मौका था ये पिछले 5 वर्षों में कि जो है वो गांधी परिवार पे कटाक्ष करने, उन पे बयानों के तीर चलाने के अलावा कुछ जमीन पे काम करती, विकास के कार्य को धार देती, जनता को कुछ सौगातें देती, उनके रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, उनके रोजमर्रा की जिंदगी को आसान करने के लिए कुछ करती। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें वो बुरी तरह फेल हुई है। और अमेठी को जहां राहुल गांधी छोड़ गए थे, वहां का विकास कार्य लगभग वैसे ही अमेठी में है। तो ऐसी स्थिति में बात भाजपा या कांग्रेस की नहीं है, स्मृति ईरानी या राहुल गांधी की नहीं है। जनता तो उसी के बारे में सोचेगी ना जो उसको कुछ सौगात दे सकता है, जो उसके जीवन को आसान करने के लिए कुछ कर सकता है, या उसने पास्ट में कुछ ऐसा किया हो कि जिससे जनता को उसके विजन का, उनके कार्यों का लाभ मिला हो। ऐसे ऐसे ऐसी स्थिति में अगर हम कसौटी पर
तुलना करते हैं भाजपा और कांग्रेस की, या राहुल गांधी या स्मृति ईरानी की, तो राहुल गांधी भारी पड़ते हैं। और स्मृति ईरानी के लिए अमेठी में कुछ गिनाने को खास है, ये अपनी अल्पज्ञता के साथ मैं कह सकता हूँ कि मुझे ऐसी जानकारी कोई नहीं है कि उन्होंने कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाया हो, कोई निवेश ले आई हो, जिंदगी को आसान करने के लिए लोगों की कोई ऐसे काम कर दिए हों। दूसरी ओर रायबरेली में अभी मुकुल सर ने एक बात कही थी कि सपा के भी लोग आ गए हैं, सपा अमेठी में सपा के विधायक आ चुके हैं, भाजपा में रायबरेली में भी एक विधायक पूर्व मंत्री आ चुके हैं भाजपा में। मुझे ऐसा लगता है कि अब वर्तमान राजनीति में जो दौर चल रहा है राजनीति का, उसमें जनता का वोट ले लेना, उसको ट्रांसफर करा देना बहुत बड़ी बात है। अगर आप स्वयं चुनाव लड़ते हैं और आप जनता का वोट पा जाते हैं, हासिल कर लेते हैं, उसके बाद अगर कोई ये सोचता है कि हमको जिस जनता ने वोट दिया है, उस वोट को हम मनमाफिक तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी दूसरे पार्टी के लिए ट्रांसफर भी करा ले जाएंगे, तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत नामुमकिन सा कार्य है। कोई बहुत बड़ा कर्मठ जनप्रतिनिधि हो अपने क्षेत्र में, तो उसकी बात मैं नहीं करता, अपवाद हर जगह होते हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति में जिस तरह से राजनीति हो रही है, राजनेता जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, रायबरेली में मुझे कोई ऐसी स्थिति नजर नहीं आती कि कोई ऐसा भी नेता है जो अपनी जाति का पूरा वोट, या जो है अपने समर्थकों का, अपने वोटरों का, अपनी विधानसभा के सारे वोटरों का वोट ट्रांसफर करा देगा। इसमें मुझे बहुत बड़ी शंका है। मुझे लगता है कि ऐसा लोकसभा चुनाव में मुमकिन नहीं है कि कोई नेता या कोई पार्टी पूरा का पूरा वोट जो है ट्रांसफर करा ले जाएगी अपना। मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है पार्टियों के मध्य ना होकर ये जनता के सामने एक कसौटी होगी कि पिछले 10 वर्षों में हमको क्या मिला, 10 वर्षों के पहले हमको किसने क्या दिया, कौन से सौगातें हुई रायबरेली के लिए, सत्ता में रहने के बावजूद भी जो हमारे लिए काम होने चाहिए वो हुए कि नहीं, इस तराजू पर जरूर तौलेगी जनता आज की राजनीति को और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनको। ऐसे में जनता को जवाब तो देना ही पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस यहाँ रायबरेली में बहुत लोकप्रिय है और कांग्रेस के लिए लोग पलक पावड़े बिछाने के लिए तैयार हैं और कांग्रेस को बिना कुछ करे वोट मिल ही जाएगा, ऐसी भी स्थिति नहीं है। रायबरेली में भी आप देखिए कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा अकाल है। लोग आज की तारीख में कांग्रेस से जुड़ने में भी जो है परहेज कर रहे हैं। कांग्रेस के बहुत सारे नेता भाजपा में चले गए हैं, कुछ अपनी संपत्ति बचाने के लिए, जांच से बचने के लिए, तो छोट भैया नेता सत्ता का लाभ पाने के लिए, अपने अपने निजी स्वार्थों के चलते या अपनी अपनी विचारधारा के चलते बहुत से लोग कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में भी जा चुके हैं। तो कांग्रेस की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है रायबरेली में। और जहां तक बड़े नेताओं का सवाल है, गांधी फैमिली का सवाल है, जैसे अगर आप बात करें वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनसे सारी जनता वहाँ की मिल लेती है? वहाँ के लोगों के लिए क्या वो 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं? वहाँ के संभव नेता नहीं या होता। जनप्रतिनिधि जब चाहे तब क्या उनसे मिल लेते हैं? उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और वो सबसे मिलने ये मुमकिन नहीं है। बड़े नेताओं के साथ थोड़ी ये मुश्किल होती है कि वो सबके लिए अवेलेबल हर समय नहीं हो पाते। लेकिन उसके अलावा कुछ खूबियाँ भी बड़े नेताओं की होती हैं कि बहुत सारे विकास कार्य, बहुत सारे जनता को सौगातें देने का जो काम वो पलक झपकते चुटकियों में कर देते हैं। बहुत सारा मीडिया सेंसेशन उनके साथ होता है, पूरी दुनिया में उनके बयानों की चर्चा होती है, उनकी विचारधारा की चर्चा होती है, कामों की चर्चा होती है, उनके व्यक्तित्व की चर्चा होती है। एक स्थानीय नेता के लिए, एक जिला स्तर के नेता के लिए उसका मुकाबला कर पाना बहुत टेढ़ा काम है, बहुत मुमकिन काम नहीं है, वो लगभग नामुमकिन जैसा काम है। वैसी ही स्थिति रायबरेली में भी है। निश्चित तौर पर नाराजगी तो बहुत है यहाँ के लोगों में कि गांधी फैमिली का कोई सदस्य हमारे टच में नहीं रहता, रोज हमसे मिलता नहीं, हमारे यहाँ शादी ब्याह में नहीं आता, हमारे मुंडन छेदन में नहीं आता, हमें जन्मदिन की बधाई नहीं देता। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आखिरकार जनता इस कसौटी पर जरूर कसती है कि हमें कौन क्या दे सकता है और किसने क्या दिया है, रायबरेली की जनता के लिए कौन उपयोगी है और रायबरेली को आगे ले जाने का काम कौन करेगा।
ये जनता जरूर देख रही है, सोच रही है, और 20 मई को निर्णायक दिन जब होगा वोटिंग का, तो रायबरेली की जनता और अमेठी की जनता विकास पर वोट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मतदाता भी ये देखता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को कौन ज़्यादा उसे विकास की ऊंचाई पर ले जा सकता है या कौन उस कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम को और आगे बढ़ा सकता है। तो ऐसे में जैसा आपने कहा गांधी परिवार जब से इस क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है अनेक वर्षों से, तो लगातार अमेठी रायबरेली विश्व स्तर पर विख्यात भी हो चुके हैं और लगातार उनकी तरफ दुनिया भर की नजरें भी रहती हैं अमेठी रायबरेली के लोगों की तरफ। तो इन्हीं शब्दों से आज चर्चा को विराम भी देते हैं और जैसा आपने कहा 20 मई को पता चलेगा किस तरह से मतदाता अपना जो मत का उपयोग है किस तरह से वह करते हैं और 20 मई का दिन भारतीय राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन निश्चित रूप से साबित होगा क्योंकि अमेठी रायबरेली की तरफ पूरे देश की राजनीति की निगाह भी लगी हुई है। और मैं आपका आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने वहाँ की जो वस्तु स्थिति है राजनीति की उसको हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया है और बहुत बहुत आभार सिद्धार्थ जी का और मुकुल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे दर्शकों के लिए अपना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।